Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying here the social studies book of class 7th। हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं हमारी 7th क्लास की social studies book। Dear students, as you know we are studying in these days the political science part of the book। बुक का जो पॉलिटिकल साइंस पार्ट है वो हम लोग इन दिनों स्टडी कर रहे हैं एंड वी आर स्टडिंग द फर्स्ट लेसन ऑन इक्वालिटी। और हम लोग पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट लेसन स्टडी कर रहे हैं जो कि है ऑन इक्वालिटी मीन्स समानता पर। एंड वी आर स्टडिंग द फैक्ट्स एंड स्टोरीज अबाउट द इक्वालिटी एंड नॉन इक्वालिटी। हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं कई सारे फैक्ट्स और कई सारी स्टोरीज भी हमने पढ़ी है, कहानियां पढ़ी है ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी को लेकर के, और दूसरी कई चीजें पढ़ी है इक्वालिटी और नॉन इक्वालिटी को लेकर के, यानी समानता और असमानता को लेकर के। डियर स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज द 6th वीडियो ऑफ दिस लेसन। आज का ये वीडियो 6th वीडियो है इस लेसन का एंड आई थिंक इट इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस लेसन। और ये आज शायद लेसन अपना कंप्लीट हो जाएगा ऐसी मैं आशा करता हूं। लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी। आज की स्टडी को हम स्टार्ट करेंगे द 6th वीडियो ऑफ द लेसन। यहां आज का जो 6th वीडियो है पार्ट 6 ऑफ द लेसन। विद दिस पॉइंट, इस पॉइंट के साथ हम आज की स्टडी शुरू करेंगे। इशू ऑफ इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी का मुद्दा। इशू का मतलब होता है मुद्दा या विषय। इक्वालिटी का इशू या इक्वालिटी यानी समानता का मुद्दा इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे लोकतंत्रों में। देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। दुनिया में और भी बहुत सारे डेमोक्रेसीज हैं और भी बहुत सारे देश लोकतंत्र है जहां लोगों का शासन है, लोग अपने शासक चुनते हैं, चुनाव होते हैं, हर 5 साल के बाद में लोग वोट देते हैं, अपने रूलर्स को खुद चुनते हैं लोग। तो ऐसे जो कंट्रीज होते हैं, ऐसी जो सिस्टम होती है उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भारत में जो ये इक्वलिटी का इशू है वो हमने पढ़ा कि भारत में कई मायनों में इक्वलिटी नहीं है, जाति को लेकर के, फाइनेंशियल लेवल को लेकर के, बहुत सारी चीजों में इक्वलिटी नहीं है, समानता नहीं है। तो क्या ये सिर्फ भारत में ही है या दुनिया के कुछ और भी देश ऐसे हैं जहां पर इक्वलिटी नहीं है? या क्या ये इशू जो इक्वलिटी का जो इशू है, ये जो इशू ऑफ इक्वलिटी है यानी कि जो समानता का जो इशू है, समानता का जो ये टॉपिक है, इन अदर डेमोक्रेसीज, ये दूसरे लोकतांत्रिक देशों में कैसा है, वहां पर ये स्थिति क्या है? भारत में तो चलो कुछ चीजें इक्वल है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या ये दूसरे डेमोक्रेटिक देश जो है, दूसरी जो डेमोक्रेसीज हैं, उनमें इक्वलिटी का इशू कैसा है? आइए स्टार्ट करते हैं इसको, इस पॉइंट को। नाउ मीन्स अब, यू शुड बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे, आपको सोचना चाहिए। अब आपको सोचना चाहिए वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री, कि क्या भारत ही एकमात्र ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री है इन विच, जिसमें कि देयर इज इन इक्वालिटी, कि जहां पर इन इक्वालिटी है, असमानता है। कि क्या भारत ही ऐसा कंट्री है जहां पर असमानता है एंड वेयर द स्ट्रगल, और जहां पर संघर्ष फॉर इक्वालिटी, समानता के लिए, और जहां पर समानता के लिए संघर्ष कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, उपस्थित होने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। यानी समानता की स्थिति आने के लिए, समानता की स्थिति को लाने के लिए लगातार स्ट्रगल चल रहा है। क्या ऐसा एक भारत ही है? द फैक्ट इज दैट, इसमें तथ्य यह है, द फैक्ट इज दैट इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, फैक्ट ये है कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज यानी कई सारे लोकतांत्रिक देशों में, अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया भर में कई ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं, कई ऐसे डेमोक्रेसीज हैं। द इशू ऑफ इक्वालिटी, जहां पर समानता का जो इशू है, समानता का जो मुद्दा है, कंटिन्यूज टू बी, कंटिन्यूज यानी जारी है। और भी ऐसे कई सारे देश हैं जहां पर इक्वालिटी का इशू
कंटिन्यूज यानी लगातार जारी है, टू बी द प्राइमरी इशू, प्राथमिक मुद्दा बनने के लिए, जहां पर समानता का इशू प्राथमिक मुद्दा बनने के लिए लगातार कंटिन्यू है, अराउंड विच जिसके चारों ओर कम्युनिटीज स्ट्रगल, जिसके चारों ओर जो कम्युनिटीज है, समुदाय है, वो संघर्ष करते हैं। यानी कई ऐसे देश हैं जहां पर ये समानता का मुद्दा अभी भी है और उसके चारों ओर बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज हैं, ऐसे समुदाय हैं जो कि इस मुद्दे के कारण से स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं। यानी ये विषय केवल भारत में ही नहीं है, और भी देशों में है। हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए जिसको हम दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानते हैं, अमेरिका जिसको हम कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है, जिसका शॉर्ट नेम होता है यूएसए, फुल नेम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां पर भी ये स्थिति है। वहीं का अपन यहां पर एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में, द अफ्रीकन अमेरिकन्स, देखिए वहां पर दो प्रकार के लोग रहते हैं अमेरिका में, एक तो गोरे लोग, एक काले लोग। गोरे लोग तो अंग्रेज हैं और काले जो लोग रहते हैं अमेरिका में वो अफ्रीकन हैं। अफ्रीकन यानी अफ्रीका से लाए गए हैं। पुराने जमाने में उनको गुलाम बना बना के बेचारों को लाया गया था अमेरिका में। गुलाम चाहिए थे अमेरिका के लोगों को काम करवाने के लिए, तो वो अफ्रीका से उनको पकड़ पकड़ के लाए थे। और जब वो अफ्रीका में उनको ले आए तो उनके बच्चे भी हो गए, उनकी जनसंख्या भी थोड़ी बहुत बढ़ गई, तो वो अफ्रीकन अमेरिकन कहलाते हैं। यानी अफ्रीका के हैं वो बेसिकली तो, लेकिन अब अमेरिकन भी बन गए हैं वो। तो जब अफ्रीकन अमेरिकन शब्द आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि अमेरिकन तो है वो, लेकिन मूलतः अफ्रीकन है वो। तो यहां अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन्स, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, हुज एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज, वर द स्लेव्स, वो स्लेव्स यानी गुलाम थे। अमेरिकन जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं उनके जो एंसेस्टर्स थे यानी जो पूर्वज थे वो स्लेव्स थे यानी गुलाम थे। हु वर ब्रॉट, जिनको लाया गया था, ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया था, उनके पूर्वजों को। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स, वो लगातार वर्णन करने के लिए, कंटिन्यू यानी जारी है। देयर लाइव्स, उनके जीवन का वर्णन करने के लिए लगातार जारी है। टुडे यानी आज, एज लार्जली अनइक्वल, बड़े तौर पर ये असमान, बड़े तौर पर अनइक्वल, लार्जली अनइक्वल यानी बड़े तौर पर असमान। उनके जीवन को आज अगर अपन डिस्क्राइब करते हैं, उनके जीवन को अगर आज कोई वर्णित करता है तो आज भी उनका जीवन लार्जली अनइक्वल यानी बड़े तौर पर असमान एंड पैथेटिक, पैथेटिक का मतलब दयनीय है, यानी दया आ जाए किसी को, ऐसा जीवन है उनका आज भी। दिस कंडीशन, ये जो स्थिति है, एग्जिस्ट इन स्पेयर ऑफ द फैक्ट, ये कंडीशन इस तथ्य के बावजूद है। एक तथ्य अभी बताया जाएगा आपको। अमेरिका में एक बड़ा आंदोलन चला था पहले, इन अफ्रीकन लोगों ने आंदोलन चलाया था, भाई हमें समानता का अधिकार दो। तो वो आंदोलन चला था यहाँ पर, उसके बाद में आज ये स्थिति है वहां पर कि आज भी उनके साथ असमानता का व्यवहार होता है। अभी थोड़े दिन पहले अमेरिका में बहुत ज्यादा वो दंगे फसाद हुए थे। पता है क्यों हुए थे? वहां एक काले अफ्रीकन को है ना, एक अमेरिका का सैनिक था, उसने मार ही दिया सड़क पर, मार पीट के मार दिया उसको, तो वहां दंगा फसाद हो गया। तो आज भी अफ्रीकन अमेरिकन जो है वो, उनकी स्थिति आज भी ये है, कंडीशन उनकी आज है, एग्जिस्ट यानी उपस्थित है आज उनकी ये कंडीशन। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, यानी इस तथ्य के बावजूद है। ये कौन से तथ्य के बावजूद उनकी ये स्थिति है? दैट यानी कि ए मूवमेंट वाज कंडक्टेड, एक आंदोलन आयोजित किया गया था इन द लेट 1950s, 1950 के अंत में एक आंदोलन हुआ था वहां पर, उसके बावजूद ये स्थिति है वहां पर। डिमांडिंग फॉर इक्वल राइट्स, जिसमें डिमांड की गई थी, जिसमें मांगी गई थी द इक्वल राइट्स,
समान अधिकार। जिस आंदोलन में 1950 में वहां पर एक आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, उसमें इक्वल राइट्स की डिमांड की गई थी, समान अधिकारों की डिमांड यानी मांग की गई थी फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स। अफ्रीकन अमेरिकन्स के लिए समान अधिकारों की मांग की गई थी। ऐसा एक आंदोलन 1950s में हुआ वहां पर। उसके बाद में इस तथ्य के बावजूद वहां पर आज उनके जीवन की ये दशा है। बिफोर दिस, और इससे पहले क्या था, ये जो आंदोलन हुआ उसके बाद थोड़ी स्थिति सुधरी है उनकी। उससे पहले क्या था, आज तो उनको चलो कानून के हिसाब से तो बराबरी का दर्जा मिला है, असली में भले ही कुछ अभी भी नहीं मिला है, लेकिन कानून में तो मिला है। लेकिन उससे पहले तो कानून में भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं माना जाता था। बिफोर दिस यानी इसके पहले अफ्रीकन अमेरिकन्स, ये जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, वर ट्रीटेड, इनको व्यवहार किया जाता था अनइक्वली, असमान रूप से, इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका में, एंड डिनाइड इक्वलिटी, और इनकी समानता को ठुकराया जाता था। इनकी समानता को ठुकराया जाता था बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने भी। यानी कानून के सामने भी ये समान नहीं थे। इससे पहले, इस आंदोलन से पहले तो ये कानून के सामने भी बराबर नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हेन ट्रेवलिंग बाई बस, जब ये बस से यात्रा करते थे पहले, दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक, या तो आइदर यानी या तो, हैड टू सिट, उनको बैठना पड़ता था, एट द बैक ऑफ द बस, या तो अगर वो कभी बस में चलते थे, यात्रा करते थे, आंदोलन के पहले की बात है ये, तो जब वो बस में यात्रा करते तो आइदर हैड टू सिट एट द बैक ऑफ द बस, या तो वो बस के पीछे उनको बैठना पड़ता था और गेट अप या फिर खड़े होना पड़ता था फ्रॉम देयर सीट, उनकी सीट से। व्हेनेवर ए वाइट पर्सन वांटेड टू सिट, जब भी कोई सफेद या गोरा व्यक्ति वांटेड टू सिट यानी बैठने की इच्छा करता था, यानी जो वाइट पर्सन होते थे वो, अब मान लो कोई अफ्रीकन बैठा है किसी सीट पर और वहां पर उस बस में वो आ गया, वाइट पर्सन आ गया, सफेद आदमी आ गया, तो उसको खड़े होना पड़ता था सीट से, या फिर उसको पीछे जाके बैठना पड़ता था, आगे नहीं बैठ सकता था वो। तो इस तरह ये एक उदाहरण है कि उनकी स्थिति क्या थी पहले। फिर एक औरत थी जिसका नाम था रोजा पार्क्स, वो हिम्मत वाली निकली। रोजा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन। एक रोजा पार्क्स नाम की एक महिला थी, वो अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन यानी औरत थी वो। वन डे, एक दिन, टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, एक दिन वो थकी हुई थी, टायर्ड यानी थकी हुई थी, फ्रॉम ए लॉन्ग डे, एक लंबे दिन तक, एट वर्क यानी काम करके वो थकी हुई थी। शी रिफ्यूज्ड, वो बैठी थी बस में, उसने ठुकरा दिया, कोई वाइट पर्सन आया होगा वहां पर, लेकिन वो उठी नहीं अपनी सीट से। शी रिफ्यूज्ड, उसने ठुकरा दिया, टू गिव अप, छोड़ने का, हर सीट यानी उसकी सीट को, उसने अपनी सीट को छोड़ने का जो सिस्टम था वो रिफ्यूज कर दिया, उसने मना कर दिया कि मैं तो नहीं उठूंगी अपनी सीट से। ऑन ए बस में, टू ए वाइट पर्सन, वाइट मैन, एक सफेद आदमी को उसने मना कर दिया रोजा पार्क्स ने। ऑन 1 दिसंबर 1955, ये बात है 1 दिसंबर 1955 की। ये जो घटना हुई, उसने मना कर दिया एक वाइट आदमी को सीट से छोड़ने से, तो इस घटना से वहां के जो अफ्रीका के लोग थे उनमें एक चेतना आ गई, मतलब कि ये औरत ऐसा कर सकती तो अपन क्यों नहीं कर सकते। हर रिफ्यूजल, उसका ये जो रिफ्यूजल था, उसने जो उसका जो ये ठुकराना था, स्टार्टेड ए ह्यूज एजिटेशन, इसने एक ह्यूज यानी बड़ा, एजिटेशन यानी व्याकुलता पैदा कर दी। एजिटेशन का मतलब होता है व्याकुलता, बेचैनी। ये उसकी जो घटना हुई, उसने जो ये रिफ्यूजल किया, उसने ठुकरा दिया, ये उठी नहीं वो अपनी सीट से, मना कर दिया। इस घटना ने स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया ए ह्यूज एजिटेशन, एक बड़ा असंतोष, बड़ा एक बेचैनी, बड़ी एक व्याकुलता शुरू हो गई अगेंस्ट द अनइक्वल वे, ये जो असमान तरीका था उसके विरोध में, इन विच, जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन्स को ट्रीट किया जाता था, जिस असमान तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था, व्यवहार किया जाता था, उसके खिलाफ एक बेचैनी पैदा हो गई वहां पर, एक असंतोष पैदा हो गया। एंड विच केम टू बी नोन एज द सिविल
राइट्स मूवमेंट, और उस असंतोष को जाना जाता है सिविल राइट मूवमेंट्स के नाम से, यानी नागरिक अधिकार आंदोलन। सिविल यानी नागरिक, राइट्स यानी अधिकार, मूवमेंट यानी आंदोलन। ये जो असंतोष भड़का वहां पर इस घटना के बाद, उस महिला ने जब मना कर दिया तो एक असंतोष भड़क गया, एक एजिटेशन पैदा हो गया और वहां पर एक आंदोलन खड़ा हो गया जिसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहते हैं। ये आंदोलन हुआ वहां पर, सिविल राइट्स मूवमेंट, नागरिक अधिकार आंदोलन हुआ। द सिविल राइट्स एक्ट, और उसके बाद में फिर एक्ट बना, नियम बना, वहां पर कानून बनाना पड़ा वहां की सरकार को। सिविल राइट्स एक्ट बना 1964 में। 55 में उसने ये घटना शुरू हुई, यानी लगभग 9 साल तक वहां पर वो आंदोलन चलता रहा। 1964 में एक एक्ट बनाना पड़ा, वहां पर एक अधिनियम बनाना पड़ा। उस अधिनियम में प्रोहिबिटेड यानी निषेध किया गया, उस कानून में फिर निषेध किया गया डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव को प्रोहिबिट किया गया, भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को निषेध किया गया ऑन द बेसिस ऑफ रेस। रेस का मतलब होता है नस्ल, नस्ल यानी उनकी नस्ल अलग थी ना, अफ्रीका के लोगों की नस्ल अलग थी, तो नस्ल के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। नस्ल के आधार पर, रेस के आधार पर, रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, और नेशनल ओरिजिन यानी राष्ट्रीय उत्पत्ति के आधार पर, यानी किसी भी देश में पैदा हुआ हो कोई देश में उत्पत्ति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ऐसा फिर 1964 में ये जो एक्ट बना उसमें ये प्रावधान किया गया। इट आल्सो प्रोवाइडेड, इसने ये भी दिया दैट की, इसमें ये भी सुविधा दी गई इस एक्ट में, दैट यानी कि ऑल स्कूल्स, सारे स्कूल वुड बी ओपन, खुले होंगे, सारे स्कूल्स खुले होंगे टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उनके बच्चों के लिए भी सारे स्कूल्स खुले होंगे, एंड दैट और कि दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड, और उनको ज्यादा समय तक नहीं अटेंड करना पड़ेगा सेपरेट स्कूल्स। अलग से स्कूल बने हुए थे उन लोगों के लिए पहले, लेकिन अब वो जो कानून बना उसमें ये प्रावधान किया गया कि उनको अलग या सेपरेट स्कूल्स में अटेंड होने की जरूरत नहीं होगी अब जल्दी ही। दैट वर स्पेशली सेटअप फॉर देम, जो उनके लिए स्पेशली बनाए गए थे, ऐसे स्पेशल स्कूलों में उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हर स्कूल उनके लिए खुला रहेगा। ऐसा कानून 1964 में बना। हाउएवर, हालांकि, डेस्पाइट इट, इसके बावजूद, यानी ये कानून बन गया वहां पर अमेरिका में, लेकिन इसके बावजूद भी ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, एक अफ्रीकन अमेरिकन की एक बड़ी तादाद या उनकी बहुसंख्या, ज्यादातर लोग उनमें से, कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, वो देश के जो पुअरेस्ट लोग हैं, जो सबसे गरीब लोग हैं, उनमें से है लगातार। यानी ऐसा नियम बन गया 1964 में, कानून बन गया, लेकिन फिर भी अभी भी वो जो लोग हैं अफ्रीकन अमेरिकन जो लोग हैं वहां पर, वो पुअरेस्ट, अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, इन द कंट्री यानी देश में, अमंग यानी बीच में, द पुअरेस्ट यानी सबसे गरीब, देश के सबसे पुअरेस्ट लोगों के बीच में है वो अभी भी, सबसे गरीब लोगों के बीच में है वो अभी भी। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, ज्यादातर जो अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, कैन मेयरली अफोर्ड, बड़ी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं, बड़ी मुश्किल से वो जा पाते हैं, टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी अधिकांश जो वैसे बच्चे हैं अफ्रीकन अमेरिकन के, जो अधिकांश बच्चे हैं वो मुश्किल से गवर्नमेंट की स्कूल्स को अटेंड कर पाते हैं। दैट हैव मिनिमम फैसिलिटीज, जहां पर बहुत ही कम सुविधाएं हैं, एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स, और जहां पर कम योग्यता वाले टीचर हैं, एज कंपेयर्ड टू वाइट स्टूडेंट्स, वाइट स्टूडेंट्स की बजाय, वाइट स्टूडेंट्स मतलब वहां के जो अमेरिका के गोरे लोग हैं उन स्टूडेंट्स की बजाय, हु आइदर अटेंड प्राइवेट स्कूल्स, जो कि या तो प्राइवेट स्कूल को अटेंड करते हैं वो लोग, और लिव इन ए रीजन, या वो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड, या फिर वो ऐसे एरिया में रहते हैं वो जो वाइट स्टूडेंट है जहां पर गवर्नमेंट स्कूल भी
हाईली रेटेड है, यानी वो भी बहुत उच्च श्रेणी के स्कूल है, सरकारी भी, एज प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स के बराबर ही हाईली रेटेड स्कूल है गवर्नमेंट के। ऐसे एरिया में रहते हैं या तो वो वाइट जो स्टूडेंट है और या फिर वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। लेकिन अभी भी अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी उनको वो मुश्किल से गवर्नमेंट स्कूल्स अटेंड कर पाते हैं, जहां पर न तो फैसिलिटीज है जहां पर अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं। तो ये स्थिति केवल भारत में नहीं है, भारत में तो बहुत अच्छी स्थिति है, ऐसी स्थिति किसी की नहीं है जैसी वहां पर उनकी है। अपने देश में कोई है क्या ऐसे लोग जिनको कोई अलग स्कूलों में जाना पड़ता है, कोई स्कूल एडमिशन देने से मना कर दे उनको? ऐसा नहीं है, ऐसा कोई विशेष समाज नहीं है। मतलब ऐसे तो गरीब तो सभी लोगों में होते हैं, हर जाति में गरीब अमीर लोग मिल जाते हैं, लेकिन किसी एक जाति, कोई एक ऐसा धर्म ऐसा है कि भाई उस धर्म के या उस जाति के लोगों को वो तो बस पढ़ ही नहीं सकते कहीं पर, या उनको कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है, या उनको कोई अलग ही जाना पड़ता है। तो ऐसा अपने देश में नहीं है। कम से कम गरीब अमीर का अलग सिस्टम है, वो जातिगत नहीं है, वो हर जाति में होते हैं। तो ये अमेरिका की स्थिति है जिसको हम देश का, दुनिया का सबसे ताकतवर देश मानते हैं। तो केवल इंडिया में इन इक्वालिटी, असमानता जो है वो केवल इंडिया का इश्यू नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में ऐसा है। अपन तो बहुत बेटर है, हम नस्ल के हिसाब से किसी से भेदभाव नहीं होता भारत में, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है अपने देश में। गरीब अमीर का जरूर है, वो अलग विषय है पूरा, लेकिन कम से कम ये इस तरह की स्थिति नहीं है कि जहां मनुष्यों को इस तरह से समझा जाए। तो अब हम लेसन अपना लास्ट में आ गया एकदम। अब यहां पर कुछ अंश दिए हुए हैं संविधान के। संविधान की जो भाषा है वो थोड़ी सी टिपिकल है, तो अपन इस अंश को समझने की कोशिश करेंगे। संविधान में एक आर्टिकल है 15, आर्टिकल 15 है, एक अध्याय 15 है, उसका एक एक्सर्ट दिया हुआ है, अंश दिया हुआ है। यहां पर एक अंश छापा हुआ है अपनी बुक में संविधान के आर्टिकल 15 का। ये आर्टिकल 15 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये समानता के लिए दिया गया है, समानता के अधिकार दिए गए हैं इसमें लोगों को। तो यहां पर एक अंश है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। एक्सर्ट यानी कि अंश फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 है, उसका एक एक्सर्ट यहां पर है, एक अंश यहां पर दिया हुआ है। क्या है इसमें? डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, ऑन ग्राउंड्स यानी धरातल पर, धरातल पर, ऑन ग्राउंड यानी धरातल पर, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ऑफ रिलीजन यानी धर्म के आधार पर, धर्म का, रेस यानी नस्ल का, कास्ट यानी जाति का, सेक्स यानी स्त्री या पुरुष का, और प्लेस ऑफ बर्थ या पैदा होने की जगह के हिसाब से, हैज बीन प्रोहिबिटेड, ये निषेध कर दिया गया है। पहला पॉइंट यही है कि ये जितने भी प्रकार के भेदभाव हैं वो भारतीय संविधान में आर्टिकल 15 में इनको प्रोहिबिटेट किया गया है, निषेध किया गया है, मना कर दिया गया है, इनको बंद कर दिया गया है। अब इसमें पॉइंट दिए हुए हैं। पहला पॉइंट है द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। स्टेट का मतलब ऐसे तो राज्य होता है, लेकिन देश के लिए भी स्टेट वर्ड यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। द स्टेट यानी देश, शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, वो भेदभाव नहीं करेगा, अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी नागरिक के खिलाफ कोई देश किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा, ऑन ग्राउंड्स धरातल पर, ओनली ऑफ रीजन, रीजन के आधार पर, रेस यानी नस्ल के आधार पर, कास्ट यानी जाति के आधार पर, सेक्स यानी नर या मादा यानी आदमी और औरत के हिसाब से, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म के स्थान के हिसाब से, और एनी ऑफ देम या इनमें से किसी भी हिसाब से। देश किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। नंबर 2, इसी का नंबर 2 पार्ट है, नो सिटीजन शैल, कोई भी सिटीजन नहीं होगा, नो सिटीजन यानी कोई भी नागरिक, सिटीजन यानी नागरिक है, नो सिटीजन शैल, कोई भी नागरिक नहीं होगा, ऑन ग्राउंड यानी धरातल पर, ओनली ऑफ रिलीजन,
केवल धर्म के आधार पर, रेस यानी नस्ल के आधार पर, कास्ट यानी जाति के आधार पर, सेक्स यानी नर मादा या स्त्री पुरुष के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म के स्थान के आधार पर, और एनी ऑफ देम इनमें से किसी भी आधार पर, बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी यानी ये कुछ सब्जेक्ट है, इनके अलावा ये जो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, डिसेबिलिटी यानी अयोग्यता के आधार पर, लाइबिलिटी यानी कहीं पर कुछ देना हो आपको, जैसे मतलब यहां पर नीचे कुछ जगह आएगी, अभी नाम आएंगे जगहों की, कि वहां पर कोई भी आदमी जा सकता है, किसी को भी रोका नहीं जाएगा इस आधार पर, भले ही वो किसी भी जगह जन्मा हो, भले ही वो किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन इन सब्जेक्ट के आधार पर रोका जा सकता है। अब मान लो डिसेबिलिटी है कोई किसी की, मान लो कोई अयोग्य है किसी जगह पर, तो उसको तो रोका ही जाएगा ना। मान लो फौज में भर्ती करना है, वहां योग्यता नहीं है आपकी, तो वहां पर आप ये थोड़ी कह दो कि सबको समान अधिकार है, मुझे भी लो, सबको ले रहे हो तो मेरे को भी भर्ती करो। अरे भाई तेरी हाइट ही नहीं है। तो कहीं पर डिसेबिलिटी है किसी की, तो वहां पर रोका जा सकता है। लाइबिलिटी, कहीं पर मान लो कुछ देने का फीस है, मान लो कहीं, वहां पर जाके कोई कहे नहीं मुझे समान अधिकार दिया है संविधान ने, स्कूल में भर्ती होने के लिए, मान लो प्राइवेट स्कूल में जाके कि सब को पढ़ा रहे हैं तो मेरे को भी पढ़ाओ, मैं फीस नहीं दूंगा फिर भी पढ़ाओ, मुझे पढ़ने का समान अधिकार। अरे तो भाई लाइबिलिटी भी तो है तुम्हारी, तुम दोगे भी, यहां पर देने की लाइबिलिटी है। तो हर जगह समान अधिकार है लोगों को, लेकिन कुछ मामलों में यहाँ क्लियर कर दिया गया है कि इनमें इनके अलावा सबको समान अधिकार है। कहीं पर किसी की डिसेबिलिटी है, अयोग्य है कोई आदमी कहीं पर, या लाइबिलिटी है कहीं पर, देने का है कुछ सिस्टम तो वहां है। रेस्ट्रिक्शन, कहीं पर मान लो निषेध किया हुआ है। अब मान लो प्रधानमंत्री का घर है या कोई महत्वपूर्ण आदमी का घर है, वहां पर कुछ रेस्ट्रिक्शन यानी निषेध किया हुआ है कि वहां हर कोई नहीं जा सकता, मुंह उठाए, कोई आतंकवादी घुस जाएगा, विस्फोट कर देगा वहां पर, तो वहां पर नहीं कोई कहे नहीं नहीं संविधान ने सबको समान अधिकार दिया है, मुझे कौन रोक सकता है अंदर जाने से, कैसे रोक सकते हो मुझे, ऐसा नहीं चलता वहां पर रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, वहां पर कुछ रोक है। तो ऐसी स्थिति में और कंडीशन या ऐसी कोई स्थिति हो, तो इनमें से इन आधारों पर तो रोक सकते हैं किसी को, लेकिन इन आधारों पर नहीं रोक सकते हैं किसी को। रिलीजन के आधार पर नहीं रोका जाएगा, रेस यानी नस्ल के आधार पर नहीं रोका जाएगा, सेक्स के आधार पर, कास्ट के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, इन आधारों पर किसी को रोका नहीं जाएगा। इन आधारों, ये अगर ये चीजें है ना, इनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। विद रिगार्ड टू यानी इनका ध्यान रखते हुए बाकी इन चीजों के आधार पर नहीं रोका जाएगा। कहां पर नहीं रोका जाएगा लोगों को? पहला तो है एक्सेस टू द शॉप्स यानी दुकानों पर पहुंच, पब्लिक रेस्टोरेंट यानी जो खाना खाने के रेस्टोरेंट होते हैं सार्वजनिक, उन पर पहुंचने का, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है वहां पर, ऐसी जगहों पर किसी को भी रोका नहीं जा सकता इन आधार पर कि भैया तू स्त्री है या पुरुष है, तू फलानी जाति का है, तू फलाने धर्म का है, उस नस्ल का है। इस आधार पर कोई किसी को रोक नहीं सकता किसी दुकान में जाने से, किसी पब्लिक रेस्टोरेंट में खाना खाने से, होटल में जाके रहने से, या और कहीं पर एंटरटेनमेंट की कोई जगह है यानी कि मनोरंजन की जगह, वहां पर जाने से। ऊपर जो लिखी हुई है ना, इन बातों के आधार पर नहीं रोक सकते। हाँ, अगर कहीं लाइबिलिटी है, आपको फीस देनी है, होटल में जाओगे तो किराया तो लेगा ही होटल वाला, वहां पर घुस थोड़ी जाओगे आप ऐसे ही कि मेरे को तो समान अधिकार है, तो वो अपनी व्यवस्था कैसे चलाएगा। या कहीं पर आप मनोरंजन की जगह वहां ऐसे ही थोड़ी घुस जाओगे। तो ये दोनों बातें क्लियर कर दी गई है। और दूसरी चीज और है, कहां पर आप जा सकते नहीं रोका जाएगा, द यूज ऑफ वेल्स, कुओं का, जो कुएं हैं उनका उपयोग करने से कोई किसी को रोक नहीं सकता इन आधारों पर। टैंक्स यानी हौद है, बाथिंग घाट से, नहाने के जो घाट होते हैं अलग अलग सरोवरों में, वहां पर नहाने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। रोड्स एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक, रोडों पर चलने से किसी को रोक नहीं सकते। एंड प्लेसेज ऑफ पब्लिक रिजोर्ट मेंटेन्ड, और जो सार्वजनिक ऐसे रिजोर्ट है जो रहने के स्थान है या खाने पीने के स्थान है, मेंटेन्ड जिनकी व्यवस्था की गई है होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स, यानी देश के पैसों से
सरकारी पैसे से जिनको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से जिनकी मेंटेनेंस की जाती है, ऐसे जो भी चीजें हैं, चाहे वो कुएं हैं, सरकारी पैसे से बने हुए कुएं हो या कुछ पैसे सरकार के दिए हुए हो, ऐसे ही सरकारी पैसों से बनी हुई इन चीजों पर आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, या फिर जनरल पब्लिक को जो डेडिकेटेड कर दिए गए हों, ऐसे स्थान जो समर्पित कर दिए गए हों जनता के लिए, किसी ने दान दे दिया हो जनता के लिए, किसी जगह को डेडिकेट कर दिया हो किसी जगह को, तो ऐसी जो जगह है जो सरकारी पैसे से बनी हुई है या कुछ मात्रा में सरकारी फंड लगा हुआ है या किसी ने डेडिकेट कर दिया समाज के लिए कोई जगह को, तो वहां पर किसी को भी उपरोक्त आधारों पर रोका नहीं जा सकता। हाँ, इनका तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो ये चीजें अपने संविधान में बताई हुई है। लास्ट के कुछ लाइनें हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। चैलेंज टू डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को चैलेंज। अब हमने पढ़ा है सारा कुछ कि लोकतंत्र है भारत में, लेकिन कुछ असमानताएं भी है। तो आज हमारे सामने चैलेंज क्या है, चुनौती क्या है, आज लोकतंत्र की चुनौती क्या है, किस चीज को हमें सही करना है। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड, कोई भी कंट्री को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, किसी भी कंट्री को वर्णित नहीं किया जा सकता एज ए कंप्लीटली डेमोक्रेटिक कंट्री। पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश किसी को भी नहीं कहा जा सकता। पूरी दुनिया में कई लोकतांत्रिक देश है, उसमें भारत भी है। पूर्ण रूप से भाई सारी समानता हो गई वहां पर, ऐसा किसी भी देश के लिए नहीं कहा जा सकता। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज, हमेशा कुछ कम्युनिटीज यानी समुदाय होते हैं, एंड इंडिविजुअल्स और कुछ अकेले लोग भी होते हैं, ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का जो विचार है उसको फैलाने में कोशिश करते रहते हैं। कुछ ऐसे समुदाय, कुछ ऐसे कम्युनिटीज होती है, कुछ ऐसे इंडिविजुअल लोग होते हैं जो कि डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, जो लोकतंत्र का जो विचार है, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसको फैलाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। एंड डिमांडिंग फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन, और डिमांड करते रहते हैं। ऐसे कुछ संगठन हैं, ऐसे कुछ लोग होते हैं और वो डिमांड करते रहते हैं, मांग करते रहते हैं फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वलिटी, और समानता की ज्यादा अच्छी मान्यता के लिए वो डिमांड करते रहते हैं। समाज में कुछ ऐसी कम्युनिटीज है, कुछ ऐसे संगठन है, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार इस तरह के प्रयास करते रहते हैं और सरकार से या ये प्रयास करते रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा समानता के मान्यता को बल मिले, समानता के जो नियम कायदे वो लागू हो ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, और जो अब एग्जिस्टिंग यानी अभी वर्तमान में जो इश्यू चल रहे हैं उन पे भी, और एज वेल एज न्यू इश्यूज, और जो नए नए इश्यू आते रहते हैं, नए नए मुद्दे आते रहते हैं, अभी वर्तमान के मुद्दे और नए नए जो इश्यू आते रहते हैं, सभी प्रकार के इश्यू में समानता की बात करने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं। पिवोटल यानी केंद्र में, टू दिस यानी इसके केंद्र में, इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन्स एज इक्वल, और इसको केंद्र में मानते हुए द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ऑल पर्सन्स यानी सभी लोगों की जो पहचान है, एज इक्वल यानी समान रखने के लिए, एंड फॉर देयर डिग्निटी और लोगों की गरिमा को रखने के लिए, टू बी मेंटेन्ड गरिमा उनकी बनी रहे, इसके लिए लोगों के ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में समानता का माहौल बने, समानता की स्थिति पैदा हो और उनकी जो लोगों की जो डिग्निटी है, जो गरिमा है, वो मेंटेन्ड रहे, वो बनी रहे, इसके लिए कुछ लोग काम करते हैं। हमें भी करना चाहिए, और ये अपने लिए एक चैलेंज भी है कि हम धीरे धीरे देश को इस स्थिति में लेके आए जहां पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या किसी भी आधार पर, आर्थिक आधार पर या जितने भी आधार होते हैं, स्त्री पुरुष के आधार पर किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, और देश के सब लोग इक्वलिटी के माहौल में रहें, समानता के माहौल में रहें। ये हमारे लिए एक चैलेंज है, डेमोक्रेसी के लिए एक चैलेंज है। डियर स्टूडेंट्स, द लेसन इज कंप्लीटेड नाउ। लेसन अपना ये जो इक्वलिटी का था वो कंप्लीट हो गया है। देयर आर सम मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन, लेसन के कुछ मुख्य बिंदु दिए गए हैं, थिंग्स टू रिमेंबर, याद रखने की चीजें। और आफ्टर दीज पॉइंट्स देयर आर मेनी क्वेश्चन आंसर्स इन दिस लेसन, कई क्वेश्चन आंसर्स भी हैं इस लेसन में जो कि हमें करने हैं, बट टाइम इज ओवर नाउ, लेकिन टाइम अपना ओवर हो गया है। वी हैव टू फिनिश द वीडियो नाउ।
अब हमें अपना वीडियो फिनिश करना होगा, बट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन एंड आल्सो विल डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस लेसन। हम लोग ये पॉइंट्स भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, और जो क्वेश्चन आंसर्स है इस लेसन के वो भी हम लोग करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई वॉन्ट टू टेल यू, मैं आपको कहना चाहूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, एंड लर्न द न्यू वर्ड्स, और नए नए जो शब्द आते हैं उनका मतलब समझने की कोशिश कीजिए। कोई शब्द अगर आपको प्रॉब्लम देता है, आप उसको समझ नहीं पाते हो, तो आप अलग से भी मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। एक एक शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, और एक एक शब्द और एक एक लाइन पर आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। केवल इतना ही ध्यान मत रखिए कि क्वेश्चन आंसर कब आएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट्स जो मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जब वीडियो चलता है नए स्क्रीन पर देखते हैं, बस सुनते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, खाली वो किसी की नोटबुक लेकर के नकल कर लेंगे, या बस क्वेश्चन आंसर जब बताए जाएंगे तब वो नकल मार लेंगे उनकी। ऐसे लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, नॉलेज नहीं आ पाता ऐसे लोगों में, तो ऐसे लोग सक्सेस नहीं होते हैं फिर आगे। तो हमेशा अब डीपली इन्वॉल्व होके जब पढ़ेंगे, एक एक शब्द के ऊपर ध्यान देके पढ़ेंगे, नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे, तो आप चीजों को समझ पाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, आप और ज्यादा मजबूत बनेंगे। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स और चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनिए, उनको क्लियर करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।